के जवाब में सरकार ने बताया कि करीब 73,713 निवेशक हैं जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम में रजिस्टर्ड हैं और यहां पर निवेश कर रहे हैं और निवेश की राशि है करीब 96 करोड़ रुपए। ये तादाद छोटी लग सकती है जब हमारे देश में अभी लाखों डीमैट अकाउंट और लाखों सिप्स हो रहे हैं, लेकिन अभी इस स्कीम को 1 साल भी नहीं हुआ है। इस स्कीम को लाने के पीछे मकसद था कि भारत के मिडिल क्लास से लेकर सीनियर सिटीजन को रिस्क फ्री निवेश का विकल्प मिल सके। ये अभी तक कितनी कामयाब रही और इस तरह का निवेश किन पोर्टफोलियो के लिए राइट चॉइस है, समझते हैं सीएफपी नारायण कृष्णमूर्ति से। थैंक यू सो मच मिस्टर कृष्णमूर्ति, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सबसे पहले आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, इसकी शुरुआत हुई नवंबर 2021 में। इसका प्रोसेस जो है वो क्या होता है इसमें निवेश करने का? हमने समझा दिया कि आप रजिस्टर आपको करना होगा अपने आप को, वीडियो केवाईसी होगा आपका, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बार जब कोई आरबीआई रिटेल स्कीम के वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लेता है, उसके बाद वो निवेश की शुरुआत कैसे करेगा, इसका प्रोसेस क्या होगा? क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है कि आप बस रजिस्टर करेंगे और फिर आप सरकारी सिक्योरिटीज़ को खरीद पाएंगे। कुछ प्रोसेसेस हैं जो फॉलो करने होंगे। हाँ हाँ प्रियंका, इसका मतलब स्टार्ट तो लास्ट ईयर एंड में हुआ था, 2021 के आखिरी में जब ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया था। और इनिशियल पहले 1-2 महीने में रजिस्ट्रेशन जितने हुए थे वो तकरीबन उससे जो ग्रोथ है का खास ज़्यादा बढ़ा नहीं है। एक कारण ये भी है कि इसका अवेयरनेस अभी काफ़ी कम है। और जैसे आपने बताया कि सिर्फ एक अकाउंट क्रिएट करना कार्य खत्म नहीं होता, क्योंकि पूरा प्रोसेस कि आप उसमें कैसे निवेश कर सकते हैं और उसका आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, वो अभी तक उतना एक्सप्लेनेशन उसका डिटेल अभी तक सिखाया नहीं गया है लोगों को। बट अभी भी मैं मानता हूँ ये काफी अर्ली डेज हैं इस स्कीम को या इस प्लेटफॉर्म को ग्रो होने में थोड़ा टाइम और लगेगा। पर अगर आप देखें तो काफी लोगों ने जो इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया है वो इस कारण से है क्योंकि थोड़े जो HNIs होंगे, थोड़े जिनके पास ज्यादा राशि होती है इन्वेस्ट करने के लिए, उनके लिए पहले डायरेक्ट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में खुद निवेश करने का विकल्प काफी कम होता था। प्रोसेस वाइज अगर देखें तो ये 2 पार्ट्स में होगा। एक, आपको जैसे जैसे गवर्नमेंट ऑक्शन करती है अपने बॉन्ड्स तब आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका उस साइट पे भी डिटेल मिलेगा कि किस दिन और किस हफ्ते आपके लिए ये ओपन है। और एक सेकेंडरी मार्केट क्रिएट किया गया है कि आप क्योंकि जरूरी नहीं है जो भी ये बॉन्ड खरीदे वो पूरे ड्यूरेशन के लिए उस बॉन्ड को रखेगा। मतलब FD आप जैसे करते हैं तो अगर साल भर का करते हैं लेकिन आपको 6-8 महीने बाद पैसे की जरूरत है तो आप बैंक को लिख देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मुझे बंद करना है, और वो आपको प्रो राटा बेसिस पे FD का इंटरेस्ट लेके दे देते हैं और आपका मतलब FD बंद हो जाता है। ऐसा इसमें नहीं किया जाएगा। इसमें आपको एक सेकेंडरी मार्केट होगा जहाँ पे अगेन मार्केट जैसे क्रिएट होगा, कोई खरीद, आप जैसे बेचना चाहते हैं वैसे लोग खरीदना भी चाहते हैं। तो अभी क्योंकि ये शुरू ही हुआ है, सेकेंडरी मार्केट इसमें इतना मतलब डेवलप होने मतलब हुआ नहीं है, और होने के लिए थोड़ा टाइम और देना पड़ेगा इसको। तो इस कारण से अभी इट्स वेरी अर्ली कि इसको हम बोल दें कि ये फेलियर है या इसका स्कोप नहीं नहीं, था। हम बिल्कुल नहीं कह रहे ये फेलियर है। हम इनफैक्ट समझना चाहते हैं ये किस तरह के निवेशकों के लिए सही है। पर आगे बढ़ूं, मैं ये सवाल रखूंगी उससे पहले मैं ये समझना चाहूंगी, आपने कहा कि जब सरकार कोई अपना बॉन्ड जारी करेगी तो आप इसके लिए वो प्राइमरी मार्केट में आप जा करके उसके खरीदेंगे, जिसकी जानकारी आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगी। मैं ठीक समझ रही हूँ? तो हाँ जी, इस वेबसाइट पे। जैसे ही कोई और सिक्योरिटी आएगी, मेरा पहला कदम क्या होना चाहिए और क्या मैं वहां अप्लाई करूंगी वैसे ही वो मेरे अकाउंट में आ जाएंगे या कुछ वक्त लगता है? वक्त मतलब जितना जैसे नॉर्मल आपका पेमेंट रिफ्लेक्ट हो और आपके पास ये अकाउंट में ये रिस्पॉन्डिंग बॉन्ड आपके दिखे, रिफ्लेक्ट करे कि आपने खरीदा है, नॉर्मल T+2 2 दिन का टाइम मान के चलिए, उतना आपको लग ही जाएगा इसमें भी कि जब आपके यहाँ पे क्रेडिट हो गया है कि आप इसके ओनर हैं। ओके, सो T+2 2 दिन, T+2 जैसा कि बताया आपने 2 दिन लग सकता है। अब मुझे ये बताइए कि ये किस तरह के निवेशकों
के लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं? किन्हें निवेश करना चाहिए? अगर कोई निवेश, आपने इसे बैंक एफडी से तुलना की, तो क्या ये बैंक एफडी में जो लोग निवेश करते हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है? जो लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा ऑप्शन है? आप किस तरह के निवेशकों को सलाह देंगे कि इसमें निवेश करें? देखिए, ऑटोमेटिकली थोड़े जो काफी रिच लोग हैं उनके लिए तो ये स्ट्रेट अवे जो उनका डेट एलोकेशन होगा उसमें ये डायरेक्ट रिटेल आरबीआई डायरेक्ट रिटेल प्लेटफॉर्म से डेफिनेटली निवेश कर रहे होंगे और करेंगे भी। उनके लिए ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनके लेवल पे जरूरी नहीं है कि वो अपना मतलब वो बैठ के एप्लीकेशन भरेंगे, या कोई कोई ना कोई उनको इस चीज में मदद करेगा और कोई फाइनेंशियल एडवाइस होगा ही उनके लिए जो इस पूरे प्रोसेस को उनको हेल्प करता है। तो उनके लिए तो ये डेफिनेटली बहुत एडवांटेजेस है ये प्लेटफॉर्म का होना। दूसरे जो आप जैसे बता रहे पूछ रहे थे कि मिडिल क्लास, स्मॉलर, रिटायर्ड लोग जिनको आजकल एफडीज के इंटरेस्ट रेट जब काफी वॉलेटाइल हो गए हैं, मतलब हर महीने 2 महीने में रेट्स बड़ी फ्रीक्वेंटली बदल जाते हैं, तो आप कुछ अपना ये नहीं तय कर पाते हैं कि मैं इसमें जो पैसा डाल रहा हूँ और इंटरेस्ट इनकम से मेरे को काफी कुछ सपोर्ट चाहिए। उनके उनके बजट्स काफी तंग हो जाते हैं इस प्रोसेस में, क्योंकि रेट्स बड़े फ्लक्चुएट करते हैं। तो आप प्लान नहीं कर सकते हैं कि अगले 3 साल के लिए मेरे को इतना फिक्स्ड अमाउंट जो चाहिए वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनके लिए ये ऑप्शन काफी अच्छा है, क्योंकि आप अगर रेट्स भी देखें अभी, अगर ये टी बिल्स के देखें जो टिपिकली 91 डेज, 181 डेज, साल भर से कम तक के जो ड्यूरेशन होते हैं, वो करीबन 5.25 से 6.25% तक का आपको इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है। कंपेयर टू अगर आप एफडी देखें, एफडी इस पीरियड में 5% से काफी कम ही है। तो अगर आप एफडी टू एफडी जहाँ फिक्स्ड गारंटीड रिटर्न जो मिलता है वैसे इन कंपैरिजन देखें तो ये डेफिनेटली बेटर चॉइस है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो इसमें आपका कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है, कोई आपको इस बात की चिंता नहीं होगी कि आपका पैसा कहीं फंस जाएगा या निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये वो लोगों के लिए एफडी का जो पूरा एफडी का टेन्योर रखते हैं, अर्ली विड्रॉल नहीं करते हैं, उनके लिए तो ऑटोमेटिकली सूटेबल चीज है। राइट आपने एफडी से कंपेयर किया, मैं इसे और सरकारी स्कीमों से अगर कंपेयर करूं जिसमें बहुत पॉपुलर पीपीएफ है, साथ में एनएससी सर्टिफिकेट्स हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं कई सारे, उनसे अगर कंपेयर करें इन्हें तो कंपैरिजन के लिए अगर आप इसको देखें तो मतलब जब 40 साल का आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिल सकता है इस पे, और कोई 40 साल तक का अपना रेट इसमें फिक्स करना चाहता है, उसके लिए ये ठीक है। मैं एक स्टेप बैक आपको इसका ये बताना चाहूंगा कि इसमें थोड़ा एवोल्यूशन चाहिए, क्योंकि निवेशक को भी समझने चाहिए कि ये ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आज आप गए, आपने कुछ खरीदा और जैसे म्यूचुअल फंड या बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में आपने एक एप्लीकेशन दिया कि ये मुझे बेचना है या बंद करना है और बंद हो जाता है। इसमें आपको एक मार्केट में आपने खरीदा, एक मार्केट में आप बेच सकते हैं सर, और उस बेचने के जो फैसिलिटी है वो अभी डेवलप इतनी नहीं हुई है, क्योंकि इतने लोग इसमें खरीदार नहीं है अभी सेकेंडरी मार्केट में। तो जो पूरा टेन्योर इसमें रखना चाहता है उनके लिए डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन है स्मॉल सेविंग्स के कंपैरिजन में भी, क्योंकि रेट्स इसके काफी कॉम्पिटिटिव हैं, काफी बेहतर हैं। ओके और जैसे उनमें भी आपको इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स लगता है, इस पे भी इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स लगता है, तो इक्वल कंपैरिजन में ये देखें तो ये काफी बेहतर है। अब मैं चाहूँगी थोड़ा सा टैक्स, इसके रिटर्न पर टैक्स कैसे लगेगा ये बताइए, थोड़ा इसको और एक्सपैंड करके मुझे समझाइए कि क्या इक्विवेलेंट होगा टैक्स वैसे ही जैसे हमें और अपने इंटरेस्ट इनकम पर लगता है? हाँ, तो अगर आप बाकी किसी फिक्स्ड इनकम एक सिक्योरिटी को देखें, जैसे कि ये पीपीएफ आपने बताया, पीपीएफ तो खैर टैक्स सेविंग्स के अंडर आ जाता है, मगर आप बैंक एफडी को ही देखिए, एफडी का इंटरेस्ट जो आपको मिलता है वो आपके इनकम में ऐड हो जाता है, और जिस स्लैब में आप हैं उसके अकॉर्डिंगली उसका टैक्सेशन होगा। इस स्कीम का इन बॉन्ड्स के इंटरेस्ट पे भी वैसे ही टैक्सेशन होगा। आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, और आपके इनकम में ऐड करके उस पर जो टैक्स होगा वो वैसे ही होगा। जो कंपैरिजन काफी लोग और करने की कोशिश करते हैं वो इस कंपैरिजन में लगते हैं कि अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स जो इन बॉन्ड्स, इन टी बिल्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं उसके साथ कंपेयर करें, तो उसमें अगर आप 3 साल से ज्यादा का निवेश करते हैं तो आपका
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जब लगता है तो इंडेक्सेशन बेनिफिट लेके, मतलब जो गेन है उस पर पूरा टैक्स नहीं होता, उस पर आपको कम टैक्स होता है कंपेयर टू इंटरेस्ट जो आप इस स्कीम, इस प्लेटफॉर्म की बॉन्ड से लें या एफडी से लें। तो पर वो प्रोडक्ट्स ही अलग हैं, तो उसको कंपेयर करना इज नॉट इक्वल कंपैरिजन नहीं होगा। राइट अब मुझे ये बताइए कि कैसे चुना जाए कि कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेरे लिए अच्छी है, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो राज्य सरकारें लेकर आती हैं, कुछ केंद्र सरकारें जो है वो बॉन्ड जारी करती हैं। टी बिल्स का आपने जिक्र किया, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी इस प्लेटफॉर्म से खरीदा जा सकता है। तो कैसे चुना जाए कि कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदनी चाहिए एक निवेशक को जो एचएनआई कैटेगरी में नहीं है, मिडिल क्लास है, सीनियर सिटीजन हो सकता है, मिडिल क्लास है जो एफडी से बेहतर रिटर्न कमाना चाह रहा है? देखिए ऑटोमेटिकली एसजीबी इसमें अगर आप देखेंगे तो वो तो प्रोडक्ट ही अलग हो जाता है, वो गोल्ड बॉन्ड है, तो उसका बेसिस ही अलग है, तो उसको इसमें इस परव्यू से अगर हम बाहर रखें तो बाकी तीन जो हैं, जी-सेक्स, टी बिल्स और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, एसडीएल्स जो हैं, उसमें सेफ्टी के एस्पेक्ट देखें तो स्ट्रेट अवे जी-सेक और टी बिल्स ज्यादा सेफ होंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के लोन्स जो हैं वो स्टेट की अपनी इकोनॉमी पर डिपेंड करते हैं। जो स्टेट थोड़ा स्ट्रांग होगा उसके एसडीएल्स डिफॉल्ट करना मतलब चांस काफी कम है। कई स्टेट एसडीएल्स ऐसे होंगे कई स्टेट्स के जिसमें रेट शायद अट्रैक्टिव हो, पर वो स्टेट की शायद कैपेबिलिटी ना हो कि वो अपना जो आपको इंटरेस्ट उसमें बॉन्ड का देना है वो दे पाए टाइमली, वो रिस्क रहता है। तो जब आप चूज करना ही चाहते हैं तो डेफिनेटली पहले जी-सेक्स और टी बिल्स देखिए। इन दोनों में अगर आपका इससे आगे देखना चाहते हैं तब एसडीएल देखिए, पर एसडीएल में आपको थोड़ा सा अपना आर&डी करना पड़ेगा कि कौन से स्टेट डिपार्टमेंट या कौन से स्टेट का ये बॉन्ड है, और उसके हिसाब से आप वेदर कॉन्फिडेंट है कि ये स्टेट आपको टाइमली इसमें बॉन्ड का इंटरेस्ट दे पाएगा या नहीं। तो सब में आपको लगता है टी बिल्स जो हैं वो ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज जो हैं वो एक बेटर चॉइस हो सकते हैं? देखिए शॉर्ट टर्म जो साल भर से कम का है उसमें टी बिल्स ही आएंगे, क्योंकि टी बिल्स का ड्यूरेशन ही 81 डेज, सॉरी 91 डेज, 181 डेज और 364 डेज का रहता है। ये 3 वेरिएंट्स में ही आपको मिलेंगे, तो जिसका लेकिन इससे लंबा इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम है, सेविंग्स टाइम फ्रेम है, उनके लिए जी-सेक्स काफ़ी वेरिंग टाइम्स में मिलते हैं। इवन 40 साल का जी-सेक मिलता है, तो अगर आपको 40 साल मतलब लगता है कि काफ़ी लंबा है, बट 40 साल के लिए अगर आप लॉक करना चाहते हैं एक इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको दे रही है, तो इससे बेटर आपको ऑप्शन कहाँ मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इसका जिस तरह से प्रचार और प्रसार होना चाहिए था वो नहीं हुआ है? जब ये खुले थे तब काफ़ी हल्ला मचा था और अचानक हमने देखा था बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते, तो उसके बाद सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से बहुत ही चुप्पी रही है, इसके बढ़ावा को लेकर के कुछ भी नहीं किया गया। सही है आप जो बोल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अगर आप आरबीआई डायरेक्ट ये प्लेटफॉर्म का इस साइट पे जाएंगे, इसमें कुछ कुछ एजुकेटिव वीडियोस हैं समझने के लिए कि ये कैसे काम करते हैं, बट जैसे हर सरकारी चीज का होता है उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा कठिन है समझना, बट एक फर्स्ट लाइन एफर्ट है। सभी 9-10 महीने ही हुए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च हुए, थोड़ा टाइम दीजिए। एक नेक्स्ट राउंड ऑफ ये सारा फीडबैक वो भी मांग रहे हैं कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। मे बी 1-2 साल में ये कि मैं क्रिएट इसका एक बेस बनेगा, इसमें लोग आएंगे, लोग अपना देख पाएंगे कि क्या बेनिफिट है। और साथ ही साथ देखिए एक और रीजन है इसका, काफी प्रोपेगेंडा इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि इसमें कोई भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो है उसको इसमें कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मिडिलमैन का काम नहीं है। राइट, कोई एजेंट या कोई ब्रोकर नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई ये सीधा आरबीआई अब मेरे और आपके जैसे रिटेल निवेशकों को ये प्लेटफॉर्म दे रही है, आइए और सरकार की सिक्योरिटीज खरीदिए। करेक्ट।
ओके, और आपने बिल्कुल सही कहा, थोड़ा सा वक्त हमें देना होगा। तो हम इसीलिए इस तरह के शोज़ भी लेकर आ रहे हैं कि आप समझें कि सरकार की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो किस तरह से काम करती है, और आप इसमें कैसे सीधा निवेश कर सकते हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए कर सकते हैं। भले ये लंबे समय के लिए होती हैं, 30 साल 40 साल के, लेकिन आप बीच में भी निकल सकते हैं। आपका ये सवाल हो सकता है कि सेकेंडरी मार्केट में अगर लिक्विडिटी नहीं है तो क्या फ़ायदा है। तो ये अभी शुरुआत है, थोड़े से और साल जब जुड़ेंगे तो मुझे लगता है वहाँ पर भी लिक्विडिटी मिलेगी। नारायण सर, कुछ सवाल जो हमारे दर्शकों के हैं मैं आपके सामने अब रखती हूँ। अतुल सिंह जी का पहला सवाल लेते हैं। अतुल 28 साल के हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि नौकरी करते हुए अभी इन्हें बस 1 साल हो रहा है, 12% का सैलरी हाइक इन्हें मिला है। चलिए, कंग्रेचुलेशन। सालाना पैकेज 9 लाख का हो गया है। ईपीएफ इनका जो है वो अभी कट रहा है, लेकिन इसके अलावा अतुल ने कहीं भी निवेश नहीं किया है। निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, किस तरह से चुने अपना पहला निवेश, कहाँ से शुरुआत करें, क्या सलाह देंगे? पहले तो कंग्रेचुलेशंस कि इनकी सैलरी हाइक के बाद ये एटलीस्ट सोच तो रहे हैं कि कहीं निवेश करना है। वही एक पहला स्टेप है जो एटलीस्ट आगे इनको लेके जाएगा। अगर अगर ये आजकल दो इनकम टैक्स स्ट्रक्चर्स जो हैं, जिसमें टैक्स एडवांटेजेस हैं और दूसरा जिसमें एक फ्लैट टैक्स आप दे देते हैं और आपको कोई टैक्स सेविंग्स का एवेन्यू नहीं रहता है। तो अगर इन्होंने टैक्स सेविंग ऑप्शन में अपना टैक्स फाइलिंग प्रोसेस जारी रखा है, वो मैं समझता हूँ, क्योंकि अगर ये पीएफ कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि ये उस स्कीम में ही होंगे। तो इनके सैलरी से रिलेटेड टैक्स सेविंग्स जो ईपीएफ में होती है, उसके ऊपर जो भी इनको वो सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख में स्कोप है सेव करने का टैक्स, स्टार्ट ईएलएसएस से तो जरूर इनको कर लेना चाहिए। वो एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इनके लिए पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अभी तक इन्होंने कभी कुछ किया नहीं है। तो एक स्टार्ट उस स्कीम के थ्रू अच्छा है, क्योंकि एक तो आपका टैक्स बचत भी हो जाएगा, प्लस आपको एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं। Absolutely. और इनका एज अभी ऐसा है कि इनके लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कोप ऑप्शन अवेलेबल है। तो इक्विटीज में इन्वेस्ट करें, थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी के थ्रू स्टार्ट करें, और 6-8 महीने 1 साल देखें कि ये इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कैसा है। मतलब आप पैसा डालते हैं, वो क्या यूनिट्स में कन्वर्ट होता है, उसका वैल्यू कैसे बढ़ता है या वैल्यू होता कैसे है। तो जैसे जैसे आपको इसका इन्वॉल्वमेंट में समझ आएगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा सकते हैं। राइट, तो इक्विटी की तरफ अतुल आप कदम उठाइए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी मंथली सिप आप कर सकते हैं, और ईएलएसएस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम एक अच्छा ऑप्शन है, टैक्स भी बचाएगा। पायल अग्रवाल का अगला सवाल लेते हैं। पायल जयपुर से हैं, पूछ रही हैं कि मैंने एनपीएस में निवेश करना शुरू किया है, अगर मैं प्री मैच्योर विड्रॉल करती हूँ तो इसके नियम के बारे में ज़रा मुझे समझाइए। 60 साल की मैच्योरिटी के पहले पैसे विड्रॉ करने पर क्या ये पैसे टैक्सेबल हो जाते हैं? एक तो अगर इन्होंने अभी एनपीएस में स्टार्ट किया है, इनको विड्रॉल का सोचना ही नहीं चाहिए। मेरी सलाह यही होगी कि एनपीएस आपके लिए एक बिल्कुल ही रिटायरमेंट फोकस्ड इंस्ट्रूमेंट है। तो आप अपने रिटायरमेंट के लिए जो भी सेव करना चाहते हैं, अगर आप एनपीएस के थ्रू करें तो उसका पर्पस रिटायरमेंट लिंक्ड ही रहेगा। ये नहीं कि सडनली पैसे की बढ़ोतरी हुई तो आप कहीं वेकेशन पे चले गए, कुछ और आपने खरीद लिया। बट जरूरत पड़ने पे अगर आप एनपीएस से एग्जिट करना ही चाहते हैं तो एनपीएस एग्जिट रूल्स हैं, इन अर्ली विड्रॉल रूल्स हैं। इसमें यही होगा कि आपको अगर अकाउंट क्लोज करना है, उस टाइम पे आपके जो उसमें बैलेंस है उस पर डिपेंड करेगा कि कैसे आपका पैसा वापस बाहर उसमें से निकलेगा। ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड प्रोसेस आप ये मान के चलिए कि 80% ऑफ अक्यूमुलेटेड सम जो एनपीएस अकाउंट में आपका होगा अर्ली विड्रॉल में, वो आपको पूरा एन्युइटी उस पर लेना पड़ेगा। तो अगर 100 रुपये आपका बैलेंस है, 80 रुपये में आपको एन्युइटी लेना ही पड़ेगा। सिर्फ 20 रुपये लमसम आपको विड्रॉल पे मिलेगा। एंड वो 80 रुपीज जो आपको एन्युइटी जो लेनी पड़ेगी, वो आपको एन्युइटी इनकम ट्रीट होती है, तो आपके इनकम में ऐड होगी सालाना, और उसके हिसाब से आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा। ओके, यानी बहुत बड़ा चंक जो आपको उससे एन्युटी खरीदना होगा और छोटा सा आप लमसम निकाल पाएंगे। ये लमसम टैक्सेबल होगा 20% जो निकाल पाएंगे?
ये टैक्स फ्री होगा। ये टैक्स फ्री होगा, लेकिन आपको बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एन्युटी के तौर पर लेना होगा, जिस पर टैक्स देना होगा। थैंक यू सो मच नारायण, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। फिर आपसे मुलाकात होती है, आज के लिए शुक्रिया आपका। थैंक यू प्रियंका।